करंट को या चार्ज को अपने थ्रू पास नहीं होने देते डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिएगा, शुरुआत कर रहे हैं पेज नंबर 37 पर हैं। अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट। तो वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो लगा देते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। तो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते तो एक तरह से इंसुलेटर ही है। नेक्स्ट देखिएगा, अ डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इट्स चार्जेस। थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इट्स चार्जेस, उसका मतलब क्या है कि उसको ना पोलराइज करा जा सकता है। पोलराइज करने का मतलब ये है कि उसके अंदर पोल्स बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड बनाया जा सकता है। कैसे? उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख कर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। अब लेकिन वैसे क्या है, वैसे वो इंसुलेटर्स ही हैं। अगर हम बात करें, जैसे ये चेयर रखी हुई है तो प्लास्टिक चेयर है, तो अगर हम बात करें तो प्लास्टिक चेयर क्या है कि इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, इसके थ्रू चार्जेस पास नहीं होगी, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। लेकिन अगर एक बहुत हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया जाए तो आप प्लास्टिक या रबर के थ्रू भी आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब डाइलेक्ट्रिक की ही कैटेगरी में आती हैं। बस होता क्या है कि अगर आप इसको पोलराइज कराएं, अगर आप इसमें अप्लाई कराएं अच्छी क्वांटिटी का एक बड़ी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके थ्रू भी करंट फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कहेंगे, इसका एग्जांपल मैंने लिया ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड एट्सेट्रा। ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड एट्सेट्रा। इसी चैप्टर में एक टॉपिक हुआ करता है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज क्या, जैसे कोरोना वायरस हमने देखा था, तो कोरोना वायरस में ये था कि भाई हवा के थ्रू ही वायरस फैल रहा है। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज जो है उसका मतलब यहाँ पर ये है कि हवा के थ्रू करंट भी फ्लो होता है। ठीक है, वो हम यहाँ पर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। तो कोरोना का मतलब ही है एनीथिंग विच कैन बी फ्लो इन द एयर। तो जो हमारा करंट है, करंट को भी हम एयर के थ्रू भी हम पास करा सकते हैं। और वही कॉन्सेप्ट बनता है, आजकल आपने सुना होगा थोड़े महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, उसमें आपने सुना होगा वायरलेस चार्जर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आपको वायर भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चार्जेस हैं वो चार्जेस कैसे एयर के थ्रू फ्लो होकर उसकी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो एयर जो है वो भी एक डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि वैसे तो इंसुलेटर है, लेकिन अगर एक अच्छी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया जाए तो उसके थ्रू भी चार्जेस को फ्लो कराया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक में वाटर इस वजह से लिखा हुआ है कि जो वाटर है, हाँ, वाटर जो है ना, वाटर वैसे इंसुलेटर ही है। अगर हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की, है ना, एक दो बूंद एसिड की डाल दी या थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दिया तो फिर वो कंडक्शन शुरू कर देता है। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर, अगर वाटर बोलते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर लेकर चलते। उसके बाद देखिएगा, डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड अ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करता है, और किसी डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए तो वो किस तरह से बिहेव करता है, ये हमको देखना होगा। तो इन अ कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव्स द फ्री चार्ज कैरियर्स इंड्यूसिंग फील्ड ई इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। द प्रोसेस कंटिन्यूज until the two fields cancel each other and the net electric field in the conductor becomes zero। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा थ्योरेटिकली पोर्शन है, इसमें डेरिवेशन वगैरह उतना नहीं है। तो इसका डायग्राम बनाकर देखेंगे कि कंडक्टर के केस में अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो किस तरीके से बिहेव करता है। हमने कहा कि मान लीजिए एक कंडक्टर है इस तरह से, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई नॉट बोल देते हैं। तो ये ई नॉट हो गया आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इसमें हमने ऐसे अप्लाई कर रखा है, ऐसे अप्लाई कर रखा है। और हम ये कहेंगे कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से, इसकी डायरेक्शन ये है ई नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है। तो जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है तो इधर जो है, इधर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मान लीजिए कि इकट्ठा हो रखा है। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जितना भी पॉजिटिव पोर्शन है, पॉजिटिव चार्जेस जितने भी हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है।
सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया एंड नेगेटिव चार्ज जितना भी इसका वो टूट कर सारा इधर इकट्ठा हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे ई और सबस्क्रिप्ट पे आई एन डी मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्जेस हैं ये तब तक यहाँ पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं जब तक ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सीधी सी बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, दोनों का सम। तो एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है दोनों इक्वल, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, तो कंडक्टर में ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई नॉट होता है, तो वही लिखा हुआ है द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टू फील्ड्स कैंसिल ईच अदर एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम्स जीरो। कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक की। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है कि डाइलेक्ट्रिक नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, एक इंसुलेटर है। अब हमने उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा कि उसके कुछ चार्जेस टूटेंगे। इंसुलेटर को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, कंडक्टर को कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि उसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। तो फ्री चार्जेस अवेलेबल है तो खूब सारा नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, और जहाँ से नेगेटिव चार्ज कूद कर इधर आया, हॉप कर करके इधर आया, वहाँ पर होल्स बन गए। उन होल्स को ही पॉजिटिव चार्जेस बोलते हैं। तो वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया। तो अब देखिएगा डाइलेक्ट्रिक में क्या है, इन डाइलेक्ट्रिक द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। The induced dipole moment sets up an electric field E induced which opposes E naught but does not exactly cancel this field. It only reduces it. ये इसको कैंसिल नहीं करता, थोड़ा बहुत बस रिड्यूस कर देता है। तो देखिएगा कैसे हमने अब जो है ये मटेरियल हमने बनाया था मान लीजिए आयरन का, और अगला जो मैं बना रहा हूँ वो हम चलिए कार्बन का बना लेते हैं, कार्बन में भी डायमंड का बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर है। ये ई नॉट तो अब जो है ये तो हमने लिया था कंडक्टर, अब हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा कि ये तो आप ये समझिए कि जैसे यहाँ पर इतने सारे नेगेटिव चार्ज दिखा दिए, यहाँ पर सिर्फ 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सिर्फ 3 पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री चार्जेस होते नहीं हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर आपने इसके जो बाउंड चार्जेस हैं उनको मजबूर कर दिया कि भाई वो टूटकर बाहर निकले, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे। कोई इक्का दुक्का चार्ज अगर निकल गया तो निकल गया, तो उसकी वजह से बहुत मामूली सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर हमने ये कह दिया कि ई नॉट तो इस डायरेक्शन में है ही और ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस बार जब हम दोनों का नेट चार्ज निकालेंगे, यहाँ पर नेट चार्ज निकालने के लिए हमने क्या करा था, यहाँ पर नेट चार्ज निकालने के लिए हमने ई नॉट प्लस ई इंड्यूस करा था, ई नॉट प्लस ई इंड्यूस ये करा था। और ई नॉट जो है वो ई इंड्यूस्ड के इक्वल है। ई नॉट जब ई इंड्यूस के इक्वल है और दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों की अलग अलग है, तो इसलिए ये माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ई नॉट की जगह जब हमने माइनस ई इंड्यूस्ड रख दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो वो ई इंड्यूस्ड जो है वो थोड़ा सा ही है, तो वो ई नॉट को थोड़ा सा कम करेगा बस। तो वो थोड़ा सा उसको कम करेगा, रिड्यूस मतलब कैंसिल नहीं कर सकता कि कैंसिल करके जीरो कर दे। मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो कैंसिल करके जीरो नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, क्योंकि उसके पास चार्जेस ही बहुत कम थे डाइलेक्ट्रिक के पास। तो चार्जेस बहुत कम थे तो बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाया। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब जरा देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि ई इंड्यूस्ड वो ई नॉट से कम।
अच्छा, अब देखेंगे अगला जो टॉपिक है, तो ये तो आपका कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंस हो गया, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बन गया मतलब आ गया तो आ गया। मैं पिछले 3-4 साल से ये देख रहा हूँ, जब से ये सिलेबस बार बार चेंज होना शुरू हुआ, उससे पहले तो सिलेबस ही मतलब 10 साल 12 साल लगभग ऐसे हो गए थे कि सिलेबस फिक्स था। अब आप ये देखिए कि अब पिछले 3-4 साल से थोड़ा बहुत चेंज आता है। इसमें ये पूछा ही नहीं जा रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन पिछले 3-4 साल से पूछा नहीं गया, लेकिन सिलेबस में हर बार लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना है इतना थ्योरेटिकल पोर्शन है, इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद अब आप ये देखिएगा पेज नंबर 38 पर हम आ जाते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब इसमें क्या है, दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक समझ गए कि भाई इंसुलेटर, ठीक है। अगर उनको फोर्स करा जाए तो वो कंडक्शन करेंगे, नहीं तो वैसे नहीं करेंगे कंडक्शन। तो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, वो देखना है। A molecule in which the center of mass of positive charges, यानी कि protons, does not coincide with the center of mass of negative charges, electrons, is called a polar molecule, ठीक है। तो polar molecule, तो polar molecule को आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं कोई भी सब्सटेंस होगा, डाइलेक्ट्रिक कोई भी सब्सटेंस होगा, और उस डाइलेक्ट्रिक में हम ये कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक जगह है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक जगह है। अगर दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा जा सकता है, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा जा सकता है सिर्फ दिखाने के लिए, तो वो तो कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। पॉजिटिव का और नेगेटिव का दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम होगा, कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो वो नॉन पोलर होता है। अब दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। अ मॉलिक्यूल, पहले डेफिनेशन देखें दोबारा से पोलर की। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि प्रोटॉन्स, डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। डज नॉट कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ओवरलैप नहीं करता है, इज कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल। द डाइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जो पोलर मॉलिक्यूल के बने हुए हैं उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल HCl और H2O। एग्जांपल्स, हमने एक एग्जांपल ले लिया HCl का, ठीक है। ये जो दो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं पोलर के और दो ले रहा हूँ नॉन पोलर के, ये दोनों ही NCERT में मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल ले नहीं रहे। मैं ये बात बता के रहा हूँ आपको, ये भी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए जाओ। जैसे एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल है, हमने कहा HCl। HCl में हम ये जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, हमने माना कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया, हाइड्रोजन इसमें पॉजिटिव लिया जाएगा। देखिए हाइड्रोजन जो है वो बड़े अजीब तरीके से बिहेव करता है। कभी हाइड्रोजन कहता है कि मेरी वैलेंसी 1+ है, कभी हाइड्रोजन कहता है मेरी वैलेंसी 1- है, और कभी कहता है कि नहीं मैं तो शेयरिंग करूँगा, ठीक है, मेरी वैलेंसी तो बस 1 है, ना तो मैं दे रहा हूँ ना मैं ले रहा हूँ। कभी कहता है कि मैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूँगा, कभी कहता है मैं एक इलेक्ट्रॉन लूँगा। कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस होते हैं, एनर्जी लिमिटेशंस आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। एनर्जी लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपने पास और अपना पहला वाला जो शेल है उसको कंप्लीट कर दे। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी क्यों होगा, अगर वो डोनेट होगा तो वो पहली शेल ही खत्म हो जाएगी, शेल खत्म हो गई तो हाइड्रोजन खत्म हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भाई साहब जो है वो ऐसे ही है, अजीब है। तो हाइड्रोजन की बारे में प्रॉपर्टीज़ जो है वो अभी तक कोई ढंग से ना तो समझ पाया है ना समझा पाया है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रख दिया है कि भाई साहब तुम तो अलग बैठो, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करें,
ठीक है। तो हाइड्रोजन कभी कैटायन की तरह बिहेव करता है, कभी एनायन की तरह बिहेव करता है, कभी कहता है कि मैं तो कोवलेंट प्रॉपर्टी है मेरी, तो मैं तो शेयरिंग करूँगा, ठीक है, ना मैं पॉजिटिव ना मैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसा ही है हाइड्रोजन। तो HCl के केस में हमने ये कहा कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का आयन हमको मालूम है नेगेटिव आयन बनाता है, एनायन बनाता है। तो क्लोरीन क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर क्लोरीन, और ये नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास जो है सारा यहाँ पर हमने मान लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर है। इन दोनों को हमने जब ज्वाइन करा तो इसका पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पर है, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, यानी कि दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पोलर मॉलिक्यूल जिनमें भी पॉजिटिव का और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करे, मतलब एक ही पॉइंट पर ना हो, वो पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा एग्जांपल देखिए H2O। तो H2O में क्या है, H2O में हमने ये कहा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो है इसका सेंटर ऑफ मास इधर, तो दोनों हाइड्रोजन्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के सेंटर पर। जब कोई दो बॉडीज़ हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल दो बॉडीज़ हैं, तो उनका दोनों का अलग अलग सेंटर ऑफ मास पता है, तो उन दो बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, उन दो बॉडीज़ को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके मिड पॉइंट निकालना, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी पॉजिटिव, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब जब ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो हम ये कहेंगे अच्छा अभी ऑक्सीजन तो बचा है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को ज़रा बड़ा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये भी एक स्फीयर की शेप है, पीछे वाला मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे दिखा दिया, ऑक्सीजन ऐसे है पीछे, ऑक्सीजन का नेगेटिव, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो वो है सेंटर तो इधर है, तो इसका मतलब नेगेटिव का सेंटर यहाँ पर हो गया, पॉजिटिव वाले का सेंटर यहाँ पर हो गया, तो दोनों के बीच में एक लाइन बन रही है, दोनों ओवरलैप तो नहीं करते, कोइंसाइड तो नहीं करते। आप कहोगे कि ऑक्सीजन को बनाओ ना इसी के साइज का, चेंज को इसके साइज का क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि भाई ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन में एक ही शेल बनती है, हाइड्रोजन में एक ही शेल बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो ऑक्सीजन में 2 शेल बनेगी, 2 शेल बनेगी तो ठीक है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो इसीलिए ऑक्सीजन का स्फीयर थोड़ा हमने बड़ा बनाया है। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि ये भी पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल, तो पोल की जब बात कर रहे हैं, पोल से बना पोलर, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट जरूर होगा। डाइपोल मूवमेंट जब होता है तो उसकी कुछ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर पी वेक्टर यानी कि डाइपोल मूवमेंट ये, यहाँ पर नेगेटिव का नेगेटिव यहाँ कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो डाइपोल मूवमेंट ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि बस ये 2 ही एग्जांपल याद कर लेना, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमको क्या सबका स्ट्रक्चर बनाना आता है, हमें तो नहीं आता ना सबका स्ट्रक्चर, तो इसलिए 2 एग्जांपल दे रखे हैं, बस ये 2 ही कर लीजिए NCERT का। आज तक तो पेपर में पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब अगर पूछ लें तो मैं कह नहीं सकता, तो उसमें भी आप ये समझ लीजिए कि थ्योरेटिकल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ सिलेबस में प्रॉपरली है कि ये आपको करना है, ठीक है जी। चलिए अब मैं आ जाता हूँ जरा नॉन पोलर पर। नॉन पोलर में देखिए, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, सभी को क्लियर है? आकाश, वंश, अक्षय, बता दो भाई। आकाश आवाज़ आ रही है? प्रियांशी, ठीक है, ओके ओके, चलिए जी। A molecule in which the center of mass of positive charges coincides with the center of mass of negative charges is called a non-polar molecule. The dielectrics made of non-polar molecules are called non-polar dielectrics. तो जो non-polar molecules से मिलकर जो डाइलेक्ट्रिक बनते हैं, डाइलेक्ट्रिक मतलब जो इंसुलेटर बनते हैं, उनको हम नॉन-पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल देखिए।
अच्छा, नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया? पोलर है तो पोलर किससे बना है? पोल से बना है। पोलर है तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, नॉन पोलर है तो उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, देखो जरा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स देखिए। एक एग्जांपल ले लिया H2। H2 मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक H इधर और एक H इधर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर, इसका सेंटर ऑफ मास इधर, तो दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इधर। नेगेटिव का है, नेगेटिव तो है ही नहीं। जब नेगेटिव है ही नहीं, जब यहाँ नेगेटिव इधर दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव इधर दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मूवमेंट बन रहा है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है, इधर भी डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव ही है, यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, तो फिर डाइपोल मूवमेंट जनरेट कहाँ से होगा? ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज या कंसंट्रेटेड हो गया, नेगेटिव है ही नहीं, तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक तो एग्जांपल H2 हो गया। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम ये कहेंगे कि C, ये एक तरह से हमारे पास पॉजिटिव हो गया कार्बन, स्फीयर सेम साइज के बनाएंगे, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी सेम साइज का स्फीयर बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा सेम साइज का? इसमें भी दो शेल है, इसमें भी दो शेल है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये ऑक्सीजन जो है ये भी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि पॉजिटिव तो एक ही है कार्बन, और नेगेटिव वाले ऑक्सीजन वाले दो हैं, तो इन इसका नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास इधर है, इस ऑक्सीजन का, इसका यहाँ पर है, तो दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास का एवरेज निकाला जाएगा तो वो यहीं पर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर ही आ जाएगा। तो कार्बन के ऊपर ही आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दे आर कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पर। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर गए, डाइपोल मूवमेंट ठीक ही बन रहा है। डाइपोल मूवमेंट के लिए तो गैप चाहिए, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिए। ठीक, तो इस वजह से ये भी आपका नॉन पोलर की कैटेगरी में समझ में आ गया। तो ये दो एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ये दो एग्जांपल आप पोलर और नॉन पोलर के कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि क्या आप किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे मान लीजिए पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा, नेगेटिव चार्ज है थोड़ा सा, तो डाइपोल मूवमेंट बन सकता है। डाइपोल मूवमेंट बन सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसमें थोड़ा बहुत ही बनेगा लेकिन बनेगा। अब ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, क्या इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंड्यूस करा सकते हैं, मतलब पैदा करा सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी कराया जा सकता है। उसका क्या मेथड है वो देखिए, पेज नंबर 39 पर है पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि या तो सिर्फ भाई साहब में पॉजिटिव चार्ज है, और या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो डाइपोल मूवमेंट तो डायरेक्टली बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको क्या करना है वो देखिए। In the presence of an external electric field E naught, the centers of positive charges are displaced in the direction of external field, while the centers of negative charges are displaced in the opposite direction. तो एक फिगर दे रखी है, फिगर A, इसमें लिखा है पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मामूली सी, अगर पूछा जाता है, मामूली सी इतनी थ्योरी आपको लिखनी है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो जो सेंटर है पॉजिटिव चार्जेस का वो थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस? वो इस वजह से होगा कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट बोल देते हैं। E नॉट मतलब आउटर इलेक्ट्रिक, आउटर या एक्सटर्नल।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होता है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सारा नेगेटिव यहाँ कंसंट्रेटेड है। तो अगर कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव चार्ज वो इधर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागने की कोशिश करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव इधर कंसंट्रेटेड है। ठीक, आगे चलते। फिगर ए में यही चीज़ दिखा रखी है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे था। ये जो टॉपिक है, दिस इज पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें ना ऐसे बना देना है, ऐसे स्फीयर बनाकर पॉजिटिव नेगेटिव, और स्फीयर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब यह पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रखे एक साथ है, ठीक है। जब भी हम नॉन पोलर की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है। पोलर कैसे बनाएंगे, उसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा सा इलॉन्गेट करके उसमें थोड़ा सा गैप दिखाना है, कि दोनों के बीच में मामूली सा गैप है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसमें फिगर ए की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया ई नॉट इज इक्वल टू 0। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं कराया अभी आपने, तो अभी चुपचाप पड़ा हुआ है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक चुपचाप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सारे के सारे साथ में है, ठीक है। अब क्या करा आपने, अब आपने एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करा दिया, तो आपने यहाँ पर लिखा ई नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है, मतलब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया तो इनमें खिंचाव आएगा, इनमें खिंचाव आएगा कैसे, ये ऐसे फैल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। मामूली सा कंसेप्ट है, आपको बताया कि पॉजिटिव मैं राइट साइड में ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं, तो पॉजिटिव जो है ना खुद को इस तरफ अट्रैक्टेड महसूस करेगा, नेगेटिव खुद को इस तरफ अट्रैक्टेड महसूस करेगा, तो थोड़ा सा खिंच जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फिगर फर्स्ट है, ए का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ये जो है ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपको बस ये एरो बनाकर यहाँ पर ई नॉट भी दिखा दें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इसलिए पॉजिटिव इधर हो गया और नेगेटिव इधर हो गया। तो ये जो परफेक्ट स्फीयर्स दिखाई दे रहे थे, दे हैव बिकम इलॉन्गेटेड लाइक दिस, थोड़ा सा लंबे हो गए, ठीक। उसके बाद देखिएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक है परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स। अब मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात अब करेंगे, यानी कि उनमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है पोलर डाइलेक्ट्रिक में। ये देखिए, ये डायरेक्शन तो ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है। In the absence of any external electric field, the dipole moments of different molecules are randomly arranged due to thermal agitation in the material. मटीरियल के अंदर थर्मल एजिटेशन है। थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या है कि मटीरियल पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, हो सकता है बड़ा ठंडी जगह पर रखा हुआ हो सकता है बड़ी गर्म जगह पर रखा हुआ हो, तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रैंडमली अरेंज रहेंगे उनके डाइपोल्स, ठीक है। कैसे, देखिएगा, when an external electric field is applied, the dipole moments of different molecules tend to align with the field. As a result, there is a net dipole moment in the direction of the field. तो अब इसका ये तो हमने बनाया था, दिस वाज फॉर नॉन पोलर, ठीक है। तो ऐसा मत कर लेना कि कहीं पर कुछ भी डायग्राम बना कर आ जाओ। नॉन पोलर में आपको इधर सर्कुलर ही बनाना है, ठीक है, और इधर फिर ये लंबे लंबे इस तरीके से बना देंगे कि अब इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, थोड़ा सा ही हुआ है पर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ फिगर बी, यानी कि हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है। तो बनाएंगे ऐसे लंबा लंबा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरफ को टेढ़ा कर दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से आप बनाएंगे फर्स्ट पार्ट। तो आप समझ जाएंगे रेंडमली अरेंज्ड है, डाइपोल्स हैं रेंडमली अरेंज्ड है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, ई नॉट इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी अप्लाई नहीं करा, अप्लाई करते ये तमीज़ से अलाइन हो जाएंगे ढंग से। कैसे, वो देख लीजिए,
ई नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि अब आपने ई नॉट प्रोवाइड कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, तो फिर इसी के जैसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरीके से रहेंगे। और ई नॉट की ये डायरेक्शन, ई नॉट की ये डायरेक्शन है, ठीक है जी। तो पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए समझ में आ गया। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की जब बात करेंगे तो पहले से ही आपको ये इलोंगेटेड बनाने हैं डाइपोल्स अलग अलग। जब नॉन पोलर की बात करेंगे तो पहले सर्कुलर बनाएंगे फिर इलोंगेटेड बनाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे सभी बच्चे। चलिए जी आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, सभी को क्लियर? चलूँ आगे। तो सो गए क्या सब? क्लियर है? चलें आगे। तो इसमें आप ये देखिए, हेंस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उनके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है। इसी फैक्ट को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। आपने पोलराइजेशन कर दिया। The polarization P vector is defined as the dipole moment per unit volume and its magnitude is usually referred to as the polarization density. The direction of P vector is same as that of the external electric field. Polarization की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होती है और ये होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी पूरे डाइलेक्ट्रिक की वॉल्यूम है, डाइपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, पोलराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आगे करते हैं अभी। चलिए जी, अब देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो ये तो हमने देखा कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो ये हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक के थ्रू उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स डिज़ाइन हो रहे हैं
या बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो वहाँ पर ना फोम की, रबर की, इन सब चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा पैडिंग करी जाती है। तो पैडिंग इस वजह से करी जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अगर वहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं ना, तो वो लोगों को ही अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ और लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आपने ये भी नोटिस करा होगा, कई बार ये भी देखा होगा कि जो जैसे कभी हाईवे पर अगर आप कहीं जा रहे हैं या ट्रेन से कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, तो जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं ना, उन बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें एक वो बड़ा सा वो ट्रस लगा रहता है। ट्रस जानते हैं क्या होता है? जो बहुत बड़ा पोल होता है, जो नीचे से काफ़ी चौड़ा होता है, मतलब वो होता है लगभग आप समझ लीजिए वो 100 मीटर भी चौड़ा होता है, 100 मीटर भी चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है नीचे से, और ऊपर से ऐसे 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 करता हुआ चला जाता है। मतलब उस पर इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं बहुत ऊपर तक जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बनाई जाती ऐसी चीज़ें, और इतनी चौड़ाई क्यों करी जाती है उसकी, ताकि उसको हाइट बहुत ज़्यादा दी जा सके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाइट देने के लिए इतना ज़्यादा चौड़ा करा जाता है। और वहाँ पर भी इस चीज़ का, वैसे तो गांव में लाइट बहुत कम आती है, पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अगर वहाँ पर सिंचाई वाला टाइम चल रहा है, इरिगेशन वाला टाइम चल रहा है, तो उस वायर में से, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता उस दौरान। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। जो किसान सुविधा केंद्र होते हैं वहाँ पर बताया जाता है कि भाई मैं अपने खेत में आज सिंचाई के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो लाइट नहीं आनी चाहिए। तो वो चीज़ डेंजरस होती है, और उसको अगर लोग वहाँ पर रहने का कोई घर बना लेते हैं तो वो अलाउड नहीं है, उसकी परमिशन ली जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत डेंजरस होता है, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, आदमी मर तक जाते हैं उसमें। तो अब ऐसा है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है उसमें मैं पोलराइज करना चाहता हूँ उसको, तो उससे क्या होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना रिड्यूस हो जाता है। वो कैसे रिड्यूस होगा, उसका एक प्रोसीजर है, वो देखिए। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्टिंग पैरेलल टू टू ऑफ इट्स फेसेस। तो अब हमने क्या करा, पोलराइजेशन of dielectric reduces the field inside the dielectric। ये वाला हम टॉपिक कर रहे हैं, ये भी थ्योरेटिकल ही है, और जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है उसमें अगर कहीं डायग्राम है तो भाई डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करते हैं। विदाउट डायग्राम ना उतने मार्क्स मिलते नहीं हैं। तो ज़रा देखिएगा पेज नंबर 41 पर है, हमने क्या करा कि इधर एक बड़ी सी पॉजिटिव चार्ज रॉड है या प्लेट है, इधर नेगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। स्लैब का मतलब एक टुकड़ा डाल दिया डाइलेक्ट्रिक का, कोई भी पीस है, रबर का है या प्लास्टिक का है या और कोई भी डाइलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी इंसुलेटर है, वो आपने डाल दिया। अब उसके बाद आपने क्या करा, आप यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड एक लग रहा है, एक्सटर्नल फील्ड, आउटर फील्ड, ई ओ, आउटर फील्ड, ई आउटर। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर भी जाएगा इसके। हमने ये कहा कि ऐसे अब यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है,
यहाँ लिखेंगे रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी। अब ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था मतलब इस तरीके का डाइलेक्ट्रिक था। अब आपने इसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? जब हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज रीजन हो, कोई नेगेटिवली चार्ज रीजन हो, तो उसके बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि आप नहीं चाहते कि यहाँ पर इंसान घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, लोग बाग घूम रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके का हेल्थ आज़ार हो। हेल्थ आज़ार ये कि वो इंसान ऐसा ना हो कि वो चिपक जाए जाकर वहीं, ठीक है, फिर छूटेगा नहीं। तो उसमें आपने क्या करा कि आपने बीच में कोई रबर पैड इंड्यूस कर दिया, कोई रबर पैड रख दिया, वहाँ पर लगा दिया। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रबर पैड को भी इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश करेगा, ये इसको भी पोलराइज करने की कोशिश करेगा, तो कर देगा। करेगा तो होगा क्या कि इसके अंदर जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे दे बिकम पोलराइज्ड, ये पोलराइज हो जाएंगे। तो जब ये पोलराइज होंगे तो पोलराइज होने के बाद में होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इन पर काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऐसे पोलराइज हुए हैं। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन्होंने कैंसिल करा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन्होंने कैंसिल करा। तो कुल मिलाकर जो अंदर ये वाला जो इतना पोर्शन है, इसने क्या करा, ये है रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इन्होंने स्टेबल हो गए आपस में। तो अब आप ये देखिएगा, आप ये कहोगे अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं स्टेबल हो रहे? तो भाई ये तो पहले से ही स्टेबल थे, इनको तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्ट्रेच करा है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको पोलराइज करा है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव वाला है ये इस नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, ये इस नेगेटिव के साथ, ये इस नेगेटिव के साथ। तो ये जो बीच वाली स्ट्रिप है ये कैंसिल आउट, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की स्ट्रिप है ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इसलिए ये वाला जो रीजन है दिस इज द रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी। तो जीरो चार्ज डेंसिटी का रीजन रह गया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जितनी मेहनत करी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पोलराइज करने की, वो सारी मेहनत खत्म हो गई। तो मेहनत खत्म हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सिर्फ इतना रह जाएगा 1 2 3 4, ये 4 नेगेटिव चार्जेस, 1 2 3 4 ये 4 पॉजिटिव चार्जेस। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बस वो बचेगा, ठीक है। तो यही जो बात मैंने आपको बोली, यही बात यहाँ पर अभी वर्ड्स में समझा रखी है। इट्स मॉलिक्यूलर डाइपोल्स अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। तो ये जो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, ई नॉट के डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द डाइपोल्स ऑफ फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द डाइपोल्स ऑफ द फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे ये कॉलम होता है, ठीक है, और ये रोज होती है, ठीक है। तो ऑफ फर्स्ट वर्टिकल कॉलम कैंसिल द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द डाइपोल्स ऑफ द सेकंड कॉलम, कैंसिल द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द डाइपोल्स ऑफ द सेकंड कॉलम। तो ये पॉजिटिव वाला पहले कॉलम का दूसरे वाले सेकंड कॉलम के नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल आउट करेगा, एंड सो ऑन। सेकंड वाला थर्ड वाले को कैंसिल, थर्ड वाला फोर्थ वाले को कैंसिल। दस द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द स्लैब इज जीरो। तो स्लैब के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब इतना जो पोर्शन है जिस पर हमने लिखा है ना जीरो चार्ज डेंसिटी। Thus, the polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with induced surface charge densities plus minus sigma p, plus minus sigma p, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना रह जाएगा, प्लस माइनस सिग्मा p, मतलब प्लस सिग्मा p इधर surface charge density, p for polarized surface charge density, ये माइनस और इधर वाला प्लस सिग्मा p, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर जाना होगा तो देखेंगे आप कि वहाँ पूरा का पूरा जो फ्लोर है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर टाइल्स भी लगा सकते हैं वहाँ पर, वो नहीं लगाते वो टाइल्स, ठीक है, वो नहीं लगाते। वो क्या करेंगे, वो पूरे पर रबर फ्लोरिंग करते हैं, पूरे पर रबर फ्लोरिंग करते हैं, मोटे मोटे सोल के रबड़ के जूते पहनकर चलते हैं वहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं। जो उनके कपड़े भी होते हैं, वो कपड़ा भी जो होता है वो पूरा रबर का बाहर से कोटेड रहता है, कि जिससे उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। हार्ट पर, किडनी पर, सारे जो ऑर्गन्स हैं सब इफेक्ट होते हैं उससे, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम ये कहेंगे दस द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो गया। फिर है रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ये और पोलराइजेशन डेंसिटी, ये थोड़ा सा ही बचा हुआ।
और आगे के कुछ टॉपिक्स हैं वो सिलेबस से कट चुके हैं, मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा। इतना कर दीजिए बस।